नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। तो मैं आज आपको मिलाने वाला हूं रामचंद्र जाटव जी से, जो इन्होंने कई वेलफेयर एसोसिएशन या एनजीओ समिति, कई समितियों से जुड़ाव कर रखा है अपना, और जो है पब्लिक की रेख देख में बराबर बने रहते हैं, समाज सेवा से जुड़े रहते हैं और कानून की हर पैनी नज़र अपने दिमाग में रखते हैं और क्षेत्र की समस्या जो है अपनी पैनी नज़र बनाए रखते हैं। तो ये बातचीत करते हैं हम रामचंद्र जी से। रामचंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका। हमारी पब्लिक देख रही है, तो कृपया एक बार पूरा परिचय दीजिए। मैं रामचंद्र जाटव जी, सामाजिक कार्यकर्ता जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाला रविदास जी। रामचंद्र जी, मैं जानना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर कब से आप बने हुए हैं? यानी दिल्ली में कब से बने हुए हैं आप? कितने वर्ष हो गए आपको? हम दिल्ली में, मैं दिल्ली में, मेरा जन्म ही नहीं दिल्ली में हुआ है। अच्छा। हाँ, मेरा जन्म जो है दिल्ली में हुआ है। अच्छा अच्छा। नहीं पैदा हुआ, नहीं परवरिश हुई है मेरी। तो कम से कम कितने वर्ष हो गए आपको? है जी? कितने वर्ष हो गए? हाँ, थोड़ा सा वीक हो गया। कोई हाँ, यहाँ पे कब कितने वर्ष हो गए यहाँ पे रहते हुए? मेरे ख्याल है मेरी जन्म की पैदाइश से 73 साल तो मेरे जन्म की पैदाइश से यहीं से। अच्छा अच्छा। तो बाल बच्चे वगैरह सब गुण संपन्न हैं आप? हाँ, काम धंधा वगैरह सब ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक है। रामचंद्र जी, आपने अच्छे अच्छे बिजनेस किए, अच्छे अच्छे काम धंधे किए और आपके लड़के भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे, बच्चे भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं और अच्छा बिजनेस है। क्या लगा कि मैं बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा से जुड़ूं? क्या लगा, क्यों लगा? मेरे को ये लगा कि जब से मैं काफ़ी टाइम से 20-25-30 साल से, जब मैंने, हमारे गरीब मजदूर भाई थे ना, तो जब मैं आम सभा में, लोगों की सभा में जाने लगा, देखने लगा कि लोग भाषण कुछ देते हैं और होता कुछ भविष्य में है, लेकिन जब वो सामने बातें नज़र आई ना, जब मैंने गहराई से अध्ययन किया उसका, मैंने ये किया, जो मजदूर आदमी, दलित समाज का, गरीब समाज का, और जो बाबा साहब का अनुयायी है, जो बाबा साहब ने हक दिया हमें जीने का और समाज में रहने का, लेकिन हमें वो हक नहीं मिला। हमें सरकारें आई, बड़ी बड़ी सरकारें आई और गई और आई, लेकिन जो मजदूर घर में जो काम करता था, जैसे कि उसका काम था खाट बुनने का, जो खाट बुनने का काम था, तो वो खाट अमीरों के लिए ही बनाता रहा। जो मजदूर बेलदारी और मिस्त्री का काम करके उन के लिए महल खड़ा करने का काम मजदूर ने किया, उसको कुछ नहीं मिला सिवाय ज़मीनी के। वही टूटा घर उसका और वो टूटा मकान। उसके बाद जो देखा, जो जूते चप्पल का काम करते हैं, उसकी वही हालत रही। अमीरों के लिए जूते बना के उन लोगों को जूते बना के दिए, लेकिन अपने पैर में जूते तक नहीं हैं। क्या गरीबी दूर हुई? जब हमने आगे देखा, जो बड़े बड़े जो मंत्री हैं, नेता हैं, जो लोग हैं, जो राजनीति आने के बाद में, जब सीट पे बैठने के बाद में, जिनके लिए वो गरीब मजदूर, जो उनके लिए सोफा बनाता है, जो उनके लिए सीट बनाता है, उनके लिए बिछाता है, वो तो टूटी खाट में सो रहा है। उनके लिए जब वो सीट पे बैठते हैं, उनके लिए तो कुछ सोचते नहीं है। बातें तो ये बहुत करते हैं लोग। वो मेरे को दुख होता था कि हमारे जो गरीब लोग हैं ना, जो ये काम करते हैं, वो तो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। अब उनके बच्चों की परवरिश कैसे हो? जब वो कमाएंगे 100-200 रुपये, 300 रुपये, और बच्चों को पढ़ाना, गवर्नमेंट कहते हैं कि हम पूरी सुविधा दे रहे हैं, है ना, लेकिन सुविधा ना मिल के उनको, बच्चों को जब पढ़ाया जाता है, पढ़ाते पढ़ाते आदमी की ये हालत हो जाती है कि उनको सरकार के पास आज के टाइम में भी, और जब भी ये था, उनको नौकरियां नहीं मिलती। अब नौकरियां नहीं मिलती तो वो घर परवरिश कैसे करेगा, माँ बाप कैसे करें जब नौकरियां नहीं मिलेंगी? तो नौकरी सरकार वादा करते है कि हम नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी उनके पास नहीं है। लेकिन आते आते ऐसा वक्त बदला कि नौकरियों के नाम पे झूठे वादे रहे और प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर आ गए कि उसमें जो एजुकेशन बच्चा पढ़ता है, जैसे तैसे माँ बाप पढ़ाता है, इतनी सुविधा तो है नहीं। 10वीं रुक गया, 12वीं रुक गया, बस यहीं तक है। बड़े अमीर लोग तो बच्चों को पढ़ा के आगे भेज देते हैं। चलो भाई, वहाँ क्या करते हैं? अब जो कम आई हैं, अब जो हालत है, अब तो ये है बेरोजगारी इस तरीके के नौकरी हम दे रहे हैं, लेकिन एजुकेशन के उसके आधार, काबिलियत के आधार पर देंगे, लेकिन वहाँ काबिलियत पे अमीरों को बच्चों को ले लिया जाता है, गरीब फिर वहीं के वहीं है कि उसको पीछे के दलित समाज से है। ये एक दफ़े उनको ये पता लग जाए, जब नाम जाता है ना वहाँ पे नौकरी के लिए, ये पता लग जाए नाम क्या है तेरा, ये आगे कुछ है नहीं, तो भाई ये चमार है, ये जाटव है, ये एससी है, कोली है, धोबी है, हटाओ एक तरफ। जब वहाँ नाम जाता है कि बर्मा है, शर्मा है और ये है, तो नौकरी सेलेक्ट हो गई उसकी, तो वो तो रह गया, फिर पढ़ाई भी बेकार गई। अब क्या करे मजदूर आदमी? या तो रेडी लगाएगा
या फिर मजदूरी करेगा। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई गवर्नमेंट हमारी कर क्या रही था, मुझे तो इन चीज़ों का दुख होता है। मैं तो इस पर संघर्ष करता रहता हूँ और आवाज़ भी उठाता हूँ, लिखत में भी आवाज़ उठाता हूँ, है ना। प्रदर्शन अपने उस प्रोग्राम में भी इस बात को कहता हूँ भाई इन गरीबों की, जब हम गाँवों की तरफ नज़र मारते हैं, जो हमारे गरीब दलित भाई हैं, जो मजदूर आदमी हैं, वो दिल्ली की तरफ भागता है, शहरों की तरफ, ना तो गांव का रहता ना शहर का रहता, है ना। अब बच्चे कहाँ से पढ़ाई करेंगे, कहाँ से वो मजदूर वहाँ पे उनको दे पाएगा, लेकिन यहाँ भी वो ढाक के 3 पाते हैं। तो ऐसे कैसे कब तक चलता रहेगा। सरकारें सोती रहती हैं, इलेक्शन आए, इलेक्शन जीते, 5 साल 5 साल उनके और एक दिन उनका, 5 साल हमारे मजदूरों के लेते रहो। क्या है, वोट दे दो और काम खत्म, बस वही ठीक ठाक हो गया सारा मामला, है ना। ऐसा तो वही चलेगा नहीं, लेकिन चल रहा है ऐसे। जब तक हम पूरा दलित समाज जो बाबा साहब अम्बेडकर के चाहने वाले, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले, मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूँ पूरे हिंदुस्तान के, बल्कि दिल्ली के और हिंदुस्तान के सारे दलित समाज के एक हो जाओ। हमारे कितने % लोग हैं, आप एक हो जाओ तो आपको नौकरियाँ ही मिलेगी, आपको सीट भी मिलेगी, तो अभी अपने बच्चों को, अपने गरीब लोगों को आप काम कर सकेंगे। नहीं तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। संघर्ष करते रहो और लड़ते रहो और मर के चले जाओ, बच्चों को छोड़ जाओ पीछे। चल भाई तुम भी भुगतते रहो इन सरकारों से। तो मैं तो सरकार से प्रार्थना करता हूँ इन गरीबों की तरफ देखें, कहीं भी नज़र मारें, झुग्गी झोंपड़ी में मारें या वहाँ मारें, मकान में मारें। ये क्या है, लोग तो करोड़पति बन गए, यहाँ लखपति भी नहीं है लोग। बच्चों के फीस देने के लिए पैसे नहीं है, अब फीस देने तक के पैसे नहीं है, लेकिन जब फीस नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। सरकारी स्कूलों में ये तो केजरीवाल का शुक्रगुजार करो, जो सरकारी स्कूलों में उनको सुविधा देनी शुरू कर दी है, उनको पढ़ाना शुरू कर दिया है। दिल्ली के अंदर केजरी सरकार ने मतलब डिस्पेंसरी खोल दी है, उनको बस का वो दे दिया, उन्हें फ्री जाए। ये तो एक सुविधा मिली है दिल्ली सरकार से, ये तो माननी पड़ेगी बात कि दिल्ली सरकार ने टिकट माफ़ कर दिया, बिजली के बिल माफ़ कर दिए, आधे कर दिए, पानी के कर दिए। इससे गरीब लोगों को राहत मिल रही है। लेकिन मैं केंद्र सरकार से एक बात कहना चाह रहा हूँ, मेरे न्यूज़ को देख रहे हो कि 3 चीज़ मुद्दे की हैं। पहले तो उन गरीबों के घर में जो सिलेंडर जलता है उसमें आपने सब्सिडी कैसे ख़त्म कर दी, क्या कारण था। अमीरों को तो वही रहा मामला, उनको ना गरीबों की सब्सिडी कर दी, इधर भी बोझ पड़ा। दूसरे क्या था, जो डीजल था, जो पेट्रोल था, आपने वो उसमें महंगाई बढ़ानी शुरू कर दिया। डीजल महंगा हुआ तो रेट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तेल के रेट बढ़ेंगे तो उसके महंगाई जब ट्रक पे बढ़ेगा तो वो इधर बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट के बढ़ेंगे। जब इधर बढ़ेंगे तो महंगाई फिर गरीब आदमी को भी पड़ी। तो कहाँ जाए गरीब आदमी, मुझे ये बताएं सरकारें। तो मोदी सरकार इन पर माफ़ करे, सब्सिडी को बहाल करे। हम पर इस पर उनसे प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, गरीब आदमियों को सब्सिडी दो गैस की, है ना। आप सब्सिडी नहीं दे सकते तो आप क्या कर रहे हैं। 900 रुपये का सिलेंडर है, आप देखेंगे घर में जाके देखो, सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं होते हैं उनके पास। सारे चले जाते हैं होटलों पे, वो चारा फिर मिट्टी का तेल लाता है या कुछ भी चीज़ लाता है, फिर वो जलाता है। 100 रुपये की गैस भरवाता जाके, कहाँ से 900 रुपये लाएगा, कहाँ से 800 रुपये लाएगा। ये सरकार सो रही है क्या, केंद्र सरकार सो रही है इस मुद्दे पर। अरे इस पर गैस करो, गैस की सब्सिडी ख़त्म करो। हम तो इस पर विरोध भी करता हूँ मैं, और इसके लिए मैं आवाज़ भी उठाऊँगा गैस सिलेंडर के पीछे और डीजल के पीछे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ केंद्र सरकार से, इसको आप ये करिए और गरीब आदमियों का भला इसी में है। और इससे मैं आपसे, हम तो अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब के आदर्शों से चलने वाले, उन गरीबों को राहत मिलेगी, उनके बच्चे पढ़ाई में जो कटौती हो रही है वो कुछ हो पाएगा। तो मैं मेरा कहना यही है, आप आगे। रामचंद्र जी, मैं जानना चाहूँगा कि इन्हीं मुद्दों से जुड़े हुए जो आप किस प्रकार से आम आदमी पार्टी से जुड़ गए, और आम आदमी पार्टी से अगर जुड़ गए हैं और आप समाज सेवी हैं तो आगे चल के निगम पार्षद भी बनेंगे अगर हिम्मत और कोशिश पब्लिक आपके साथ में है तो। क्या करना चाहेंगे सबसे पहले, आपको अपने क्षेत्र में, अपने देश में कौन सी ऐसी कमी लगती है जिनको पूरी करना चाहेंगे। देखो सबसे पहले बात ये है, पहले तो आपको ये बता दूँ मैं, पहले तो मैं सामाजिक का काम से, राजनीति जो है ना, इलेक्शन आने का जाने का, सीट पे बैठने के हाथ में आदमी की खोपड़ी फिर जाती है, फिर वो नहीं देखता नीचे ऊपर। इसलिए मैं इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहता है, बहुत मौके मिले। मैं तो सिर्फ गरीबों के बीच में काम करना चाहता हूँ, जो आवाज़ उठाऊँ उनके ऊपर। और ऐसा मौका आया, लड़ने का मौका आया, सबसे पहले तो मैं ऊपर नहीं देखूँगा, मैं नीचे देखूँगा। नीचे देखने वाला आदमियों के ऊपर देखता वो कुछ नहीं करता, नीचे से देखूंगा, नीचे से ही काम करूंगा। समाज के गरीब आदमी के बीच में मुझे मौका मिला और मैं
टिकट मिला। तो घर के समस्या है, गली की समस्या है, इलाके की बहुत सी समस्या होती है, पानी बिजली लेना देना, है ना, दुकानें, छोटे छोटे उद्योगों की समस्या होती है। पहले मैं वो देखा हूँ घर आदमी को रोटी कैसे मिले, ये किस तरीके से जी रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नीचे देख के फिर आप ऊपर देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब मैं जो है समाज से जुड़ी हुई और भी चीज़ें हैं, जैसे त्यौहार, हमारे देश में कई तरह के त्यौहार बने हुए हैं। आने वाले नज़दीक 15 अगस्त भी है, जन्माष्टमी भी है, रक्षाबंधन भी है। और 15 अगस्त वाले दिन के लिए क्या देश को कहना चाहेंगे? हमारे बॉर्डर पर तैनात फौजी भाइयों के लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? 15 अगस्त के बारे में हमें गर्व के साथ कहना चाहिए। मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की फ़ौज जो बॉर्डर पर टिकी हुई है, जो बॉर्डर पे दुश्मनों से मुकाबला कर रही है, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद। एक 15 अगस्त का 14 अगस्त का मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। उनको धन्यवाद के लिए, हमारी फौज को धन्यवाद के लिए कि जो मतलब सरहद पर लड़ रहे हैं, उनको देखिए हम तो यहाँ जी रहे हैं जिस तरीके से, वो देखो किस तरीके से जी रहे हैं वहाँ पे, तो उनका हमारा धन्यवाद करने का फर्ज बनता है। उनके उत्साह के लिए हम 15 अगस्त मनाते हैं। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ उसके लिए 15 अगस्त मनाते हैं। हमें मनानी चाहिए 15 अगस्त, और हम मनाएंगे। 14 अगस्त मनेगा हमारा, और उन फौजियों को हम धन्यवाद करते हैं। उन जितने हमारे फौज पे, जय किसान जय जवान, जय जवान और जय किसान, जय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। हमारा देश आज़ाद रहे और हमारे देश पे कोई मुसीबत ना आए, तो हमारे फौजियों को मैं धन्यवाद करता हूँ, बार बार उनको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं दे दें। मैं अपने सभी देशवासियों को, और मैं तो एक दिल्ली का एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, देखता पा रही हूँ, तो मैं अपने दिल्ली वासियों को जो बाहर है उनको भी 15 अगस्त की धन्यवाद करता हूँ, मुबारकबाद करता हूँ। अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे सारे भाई हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी वासी हैं, सब देश का ध्यान रखें और लोगों से, गलत लोगों से सावधान रहें, जो आतंकवाद उससे सावधान रहें, अपने गली मोहल्ला देश को बचाएं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ उन देशवासियों से, अपने इलाके वासियों से, उनके लिए धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, हमारे घनश्याम जी, और उनसे हमने बातचीत की, देखा किस तरीके से उनके ज़ुबान में मिठास और प्यार भरा रस भरा हुआ है अपने देशवासियों के लिए, अपने जवान सेना के लिए, किसान भाइयों के लिए, और देश की उन्नति के लिए वो लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं और लड़ते जा रहे हैं, संघर्षों का सामना कर रहे हैं, जबकि इतनी उम्र आ चुकी है। और आगे इनका प्रोग्राम है, अगर ये निगम पार्षद में खड़े होते हैं और इनको सीट मिलती है, टिकट मिलती है, तो काफ़ी देश का उद्धार करेंगे, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ, दिल्ली।